नमस्ते। जय हिंद। स्वागत है आपका क्विज एडू चैनल में। इतिहास में प्राचीन इतिहास की क्लास ले रहे हैं हम, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। देखिए, आज का जो क्लास होगा वो बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा, मतलब इसमें फैक्ट कम होगा। हम ये कहानी और यह स्टोरी बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोग को फैक्ट जब याद कीजिए ना, तो कहानी को कोरिलेट जब किए हुए रहिएगा तो वो फैक्ट लंबे समय तक आप याद रखिएगा। और फैक्ट बताना रहता है तो क्या दिक्कत है, लूसेंट का पूरा मेरे पास में है अवेलेबल मटेरियल, सारा बोर्ड पे लिख देते हैं। तो लूसेंट तो आपके पास भी अवेलेबल है, लूसेंट से आप पढ़ते हैं तो कितना याद रखता है। इसलिए हमारा ये सोचना है कि ये मानना है कि एक कहानी की तरह जब आप वो चीजों को समझ जाइएगा तो फैक्ट याद करने में कोरिलेट बहुत बढ़िया से कीजिएगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ ये आज का वीडियो है, और एक क्लास कल और भी लेंगे, और उसके बाद जो एग्जाम में बताया जाने वाला फैक्ट है वो आपको हम कराएंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछा करता है। ठीक है ना? तो ये घबराइएगा मत कि ये तो कहानी बता दिया, इसमें कोई फैक्ट ही नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, हम जो बता रहे हैं आपको ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, और एक कोचिंग संस्थान का जो हाई क्वालिटी मटेरियल वहां जो दी जाती है ना, उससे भी कई गुना बेहतर तरीके से आपको हम बता रहे हैं। और मैं सिर्फ सिंपल वे में आपको बता देना चाह रहा हूं कि मेरे क्लास कर लेने के बाद ना एग्जाम में आप क्वेश्चन तो उत्तीर्ण होने लायक बना ही लीजिएगा, उससे ज्यादा बना लीजिएगा। देखिए, हम 100% भी हम कह सकते थे, लेकिन झूठा आश्वासन नहीं देंगे। पास करने से मतलब है ना, टॉपर करने से क्या मतलब, आपको एक ही सीट है ना, उतना भर आपको हम हिस्ट्री का नॉलेज दे देंगे, उससे बेहतर दे देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें भले ही फैक्ट कम है, लेकिन आपको हम इसके बाद जो है फैक्चुअल जो है वो क्लास में भी आपको बता देंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था, अब उससे आगे चलेंगे। आज उसके विशेषताओं के बारे में हम बताते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसे मिला था वो आपको हम बता दिए। विशेषताएं क्या होता है, जैसे आप ही हैं तो आप में भी कुछ विशेषता होगा। जैसे कोई लड़का होता है वो हंसाने में एक्टर होता है, कोई लड़का है जो गाना गाने में एक्टर होता है, कोई लड़का होता है जो खेलने में एक्टर होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह ये जो हड़प्पा की जो सभ्यता है उसका भी विभाजन है। देखिए, विश्व के जितना भी सभ्यता है उसमें हड़प्पा सभ्यता जो है ना बहुत ही अव्वल दर्जे का सभ्यता है। इतना हाई क्वालिटी सभ्यता है कि बताया नहीं जा सकता है। उसमें भी हड़प्पा सभ्यता जो है ना एक नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता का मतलब क्या हुआ कि यहां पर इस सभ्यता में शहरों का विकास हुआ था। ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक है? तो अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ के जो नगर था उसका विभाजन दो भागों में था। इसका एक हिस्सा जो था पश्चिमी हिस्सा था और एक हिस्सा जो था पूर्वी हिस्सा था। तो जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊंचा पर बसा हुआ था। गांव घर में जिसे देखते हैं, जिसे मतलब एक समझिए कि जैसे क्या बोलते हैं, गढ़ या वो चबूतरा नहीं समझते हैं, तो समझिए कि एक जो है, अच्छा ऐसे नहीं समझिए, मान लीजिए कि आप घर ले लीजिए, वो घर एक फ्लोर का है, तो समझिए कि एक आदमी एक फ्लोर पर रह रहा है, एक आदमी है जो ग्राउंड फ्लोर पर रहा है। तो मतलब वहां का जो नगर था उसका विभाजन दो भाग में था। एक पश्चिमी हिस्सा ऊंचा दुर्ग था और दूसरा जो था पूर्वी हिस्सा वो सामान्य तरीके से बसा हुआ था। ठीक है? इस हड़प्पाई नगरों में कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ये अलग अलग भी हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नगर हमको हड़प्पा से मिलता है, कुछ नगर, कुछ बस्ती, या फिर मोहनजोदड़ो के जो नगर बस्ती का विकास हुआ है, लोथल के नगर बस्ती का विकास हुआ है, या चामुंड्रो का नगर बस्ती का विकास हुआ है, तो वहां का जो नगर व्यवस्था है ना वो स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार है का मतलब हुआ कि कई जगह पर जो नगर है वो दो भाग में बटा हुआ है, तो कई जगह पर नगर है जो तीन भाग में भी बटा हुआ है, कई जगह पर जो नगर है ना
वो दो भाग में बटा हुआ है, उसके बाद उसका किलेबंदी किया हुआ है, मतलब घेराबंदी किया हुआ है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और कई जगह का जो नगर है जो एक ही घेराबंदी से दोनों पार्ट को किलेबंदी किया हुआ है। तो देखते हैं क्या है भाई। तो इस हड़प्पाई नगरों में कुछ समानताएं तो है, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ये अलग भी है। जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है, यहाँ पश्चिमी दुर्ग के चारों तरफ किलेबंदी है, मतलब सिर्फ पश्चिमी दुर्ग के चारों तरफ किलेबंदी किया हुआ है। पूर्वी दुर्ग जो है, सॉरी पूर्वी जो बस्ती है वो सामान्य तरीका से है, वहां कोई मतलब किलेबंदी नहीं की गई है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पश्चिमी दुर्ग के चारों तरफ किलेबंदी की गई है। वहीं कालीबंगा जो है ना, वहां पश्चिमी और पूर्वी जो है दोनों दुर्ग के ईंट को दीवार से बना दिया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो नगर बस्ती है दो भाग में बटा हुआ है, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग है जो ऊंचा दुर्ग पर है और पूर्वी भाग है जो सामान्य तरीका से नीचे में है। और पश्चिमी जो दुर्ग है ऊपर में जो बसा हुआ है उसके चारों तरफ किलाबंदी किया हुआ है। कहां किया हुआ है भाई? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किया हुआ है। सिर्फ पश्चिमी दुर्ग को किया हुआ है, पूर्वी भाग जो है ना वो सपाट है, नॉर्मल है। लेकिन वही जो है कालीबंगा में पश्चिमी दुर्ग को भी किलाबंदी किया हुआ है और पूर्वी दुर्ग को भी किलाबंदी किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ की सड़कें, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जैसे आज चौराहा देखे हैं कैसे चारों तरफ का जो रोड है जो बिल्कुल समकोण पर काटता है, 90 डिग्री पर काटता है। ये विशेषता इस कारण से हुआ, इसके जो समकालीन सभ्यता है, जैसे आपका मिस्र की सभ्यता हो गया, आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, वहां के जो सड़क है ना जो कैसे एकदम नागिन डांस करता है, जिलेबिया कट नहीं देखे हैं रोड जिलेबिया वाला, इसे मनचाहा मोड़ लेता है। लेकिन यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ की सड़कें बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, बिल्कुल जैसे आज हम लोग कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो आज के लोग पता नहीं किसवीं सदी में जी रहे हैं, वो उनका अपना देखने का दृष्टिकोण है। लेकिन हमसे कई हजार साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, वो 21वीं सदी से भी आगे का सोच रखता था। हम लोग तो लगता है कि उनका कॉपी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं कॉपी पेस्ट। तो यहाँ की जो सड़कें हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती है और एक सीध में बनी हुई है, मतलब सीधी जाता है, नागिन डांस करते हुए नहीं जाता है। मोहनजोदड़ो से एक सड़क मिला है जो 10 मीटर चौड़ी है। जो मोहनजोदड़ो का एक सड़क मिला है मोहनजोदड़ो में, उसका चौड़ाई 10 मीटर था। 10 मीटर बहुत ज्यादा चौड़ाई हो जाता है ना। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो सड़क इतनी चौड़ी है ये राजपथ है। नहीं समझे? राजपथ मतलब कि वहां का जो प्रशासक की भूमिका में होगा उसके लिए बना हुआ है, मतलब राजपथ। तो आज के दृष्टिकोण से देखता होगा, जैसे मगध साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में ना कैसे अशोक राजपथ देख रहे हैं। अभी पटना में एक अशोक राजपथ है, तो उस रास्ते अशोक जाता था। तो उस समय पाटलिपुत्रा की सबसे चौड़ी सड़कें थी अशोक राजपथ। तो वही से मतलब दोनों में संबंध स्थापित करता है कि जो मोहनजोदड़ो में 10 मीटर चौड़ी सड़क जो है वो भी जो है उस समय राजपथ रहा होगा। ठीक है, एक चीज और, इस पूरी सभ्यता में जो सड़कें हैं कहीं भी पक्की ईंटी का नहीं बना हुआ है। जो सड़क मिलता है हम लोग का बना हुआ वो कच्ची ईंट का है। इमारत बिल्डिंग तो पकी हुई ईंटों का मिल जाता है, लेकिन सड़क जो है वो कच्ची ईंटों का मिलता है। कहां भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बने भवनों में पक्की ईंट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, एक चीज और, इस सड़कें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हर सड़क कच्ची ईंटों का बना हुआ है। हर सड़क, चाहे वो लोथल का सड़क हो, कालीबंगा का सड़क हो, उसके बाद आपका रोपर का सड़क हो, या आपका जो है कालीबंगा का सड़क हो, सुतका गेंडोर का सड़क हो, हर जगह का सड़क है जो कच्ची ईंटों का बना हुआ है। लेकिन जो इमारत बना हुआ है नगरों में, भवनों में, वो कई जगह पर पकी हुई ईंट का इमारत है और कई जगह पर कच्ची ईंट का इमारत है। यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो बने भवन है वो पक्की ईंट से उसका निर्माण किया गया है। लेकिन कालीबंगा में जो कालीबंगा में जो भवन बना हुआ है उसका प्रयोग
कच्ची ईंट से किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए हम फैक्ट कम बता रहे हैं, बस थ्योरी बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एक कहानी बता रहे हैं, ताकि आपको एक दूसरे से जब फैक्चुअल पढ़िए तो कोरिलेट कर सके। अब आगे चलते हैं। तो कोई भी शहर है उसका नक्शा होता होगा, या तो वो शहर वृत्ताकार होगा, या तो वो शहर त्रिभुजाकार होगा। नहीं, जैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता है जो उसके बारे में बोला गया है कि इसका जो क्षेत्रफल जो है ना वो त्रिभुजाकार आकार का है। तो उसी तरह से लोथल जो है ना, लोथल गुजरात का जगह है, गुजरात का उस समय का नगर था। लोथल में ही बंदरगाह मिलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो लोथल का नक्शा ही आयताकार है। कैसा है भाई? तो आयताकार है, और पूरे नगर को एक साथ ईंट से घेरा गया है। साथ ही पूर्वी पश्चिमी जैसा विभाजन यहां पर दिखाई नहीं देता है। कैसे? हम लोग अभी आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है प्रायः दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है जो ऊंचा दुर्ग पर है, जो पश्चिमी वाला क्षेत्र, और एक पूर्वी भाग है जो नीचे पर है। फिर हम आप लोग पढ़े आगे हम लोग कि कई जगहों पर जो है वो दुर्ग वाला जो हिस्सा है, ऊंचे पर जो हिस्सा है उसको किलेबंदी की हुई है। कई जगह पर पढ़े कि दोनों भागों को किलेबंदी की गई है। लेकिन जो लोथल है वहां पर नगरों का विभाजन हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किलेबंदी यहां पर भी की गई है। और यहां पर जो है पक्की हुई ईंट से जो है चारों तरफ पूरे नगर को क्या कर दिया गया है? घेर दिया गया है। आगे देखते हैं। राजस्थान का जो कालीबंगा है, कालीबंगा है जो राजस्थान का एरिया में ही वर्तमान में पड़ता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में आप लोग जानते ही हैं। अगले पिछले क्लास में बताए थे ना, नहीं है तो पिछले क्लास का वीडियो देखिए ना, तब ना आगे बढ़िएगा। पिछले क्लास का वीडियो देख के पढ़ के समझ लीजिए, तब यहां से समझिए तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो जो राजस्थान का कालीबंगा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना में ये छोटा था। जो राजस्थान का कालीबंगा का जो शहर का जो क्षेत्रफल है ना वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तुलना में काफी छोटा है। लेकिन यहाँ की खुदाई का मतलब कालीबंगा की खुदाई का महत्वपूर्ण खोज यहाँ अग्निकुंड का पाया जाना है। अग्निकुंड है। कैसे? आज यज्ञ होता है या कोई भी अनुष्ठान होता है, मतलब कोई भी जो है आपका आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है तो अग्निकुंड का जरूरत पड़ता है ना। वही अग्निकुंड हमारा जो है कालीबंगा में हमको दिखाई देता है। और यह जो अग्निकुंड है ना ईंट के चबूतरे पर बनाया हुआ है, और उन पर एक सीधी रेखा में 7 अग्निकुंड मिले हैं जिसमें पशुओं की हड्डियां मिली है। आप बताइए, ये पशुओं का हड्डियां मिला है तो इसका मतलब ना उस समय वो अग्निकुंड में बलि दिया जाता होगा। नहीं, अभी वर्तमान में नहीं देखते हैं आध्यात्मिक कोई पूजा वगैरह होता है तो अग्निकुंड या अग्नि वेदी जो होता है उसमें जो है आज तो जानवर का बलि नहीं पड़ता है, लेकिन पहले पड़ता था ना। और पहले इंसान का बलि पड़ जाता था, जानवर की ही बात कर रहे हैं। तो मतलब एक चीज और बताते हैं, जैसे कोई भी सभ्यता है वहां से जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि उस सभ्यता में ये होता होगा, इस सभ्यता में ऐसे होता होगा, उस सभ्यता में वैसे होता होगा। तो किस आधार पे निकालते हैं? वर्तमान में हमारा जो सामान्य जीवन आसपास चल रहा है उसी से तुलना किया जाता है। तो वहां पर अग्नि वेदी मिला है, और अग्नि वेदी में जो है जानवर के हड्डी मिला है। तो हम लोग वर्तमान से उसका क्या की तुलना किए कि हो न हो जो है उस समय भी जो है बलि जैसा कोई प्रोसेस होता होगा। ठीक है, तो कहां से मिलता है भाई? तो कालीबंगा से मिलता है। कहां मिलता है भाई? तो अग्निकुंड मिलता है। 7 गो अग्नि वेदी मिलता है, ओकरा में अग्नि वेदी में जानवर का हड्डी मिलता है। अब अगला फैक्ट देखते हैं। ये जो गुजरात का धौलावीरा है ना, ये धौलावीरा कच्छ का एरिया पड़ता है। जो कच्छ का रण नहीं है, बिल्कुल कीचड़ वाला इलाका गुजरात में, वही का है। तो ये गुजरात का धौलावीरा जो है इसका योजना ही भिन्न है। यहां नगर 3 भाग में बांटा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है प्रायः 3 भाग में नहीं 2 भाग में होता था ना, और लोथल तो एक ही भाग में है, उसका तो पार्टीशन ही नहीं हुआ है। लेकिन धौलावीरा का 3 भाग किया हुआ है। तो ये एक जो है ऊंचा दुर्ग नगर है, मतलब हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा ही। दूसरा मध्यवर्ती नगर है बीच का, और निचला नगर है। यहाँ धौलावीरा जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां की मुख्य विशेषता था जल संरक्षण प्रणाली।
धौलावीरा के सबसे मुख्य विशेषता है जल संरक्षण प्रणाली। यहाँ वर्षा जल का संरक्षण किया जाता था। एक चीज और बताते हैं, देखिए ना, पता ना उस समय, मतलब हम अपना बात आपको बता रहे हैं कि अभी भी जो रन का एरिया है, कच्छ का रन है, वो सूखा एरिया है नहीं, वहां पर खारा पानी मिलता है। समुद्र के किनारे तो है बसा हुआ, लेकिन कैसा पानी है, एक तो सूखा इलाका है, दूसरा है जो खारा पानी। तो हो सकता है कि पानी पीने के लिए या कृषि वगैरह करने के लिए जो है वो वर्षा जल का क्या करते थे, संरक्षण करते थे, जैसे आज वर्तमान में भी ये कच्छ का एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हड़प्पाई नगरों की साफ सफाई व्यवस्था उच्च कोटि का था, एकदम जो साफ सफाई था ना, आज के जैसा फद गोबर नहीं। आज देखिए ना, मोदी जी जो हैं क्या चलाए हैं, अभी एक ये स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं, करोड़ों करोड़ अरबों अरबों रुपया खर्चा किए। देखिए मोदी जी का बहुत सारा योजना अच्छा भी है, बहुत सारा योजना मतलब बुरा है हमारे दृष्टिकोण में, कुछ अच्छाई भी है, कुछ है। जैसे देखिए, हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ पार्टी का कोई कार्य अच्छा लगता है, जैसे केजरीवाल का पार्टी हो गया, तो आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विकास कर रहा है। तो मोदी जी का, मेरा कहने का मतलब है कि जो मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान जो चला रहे हैं, उनको नहीं चलाना चाहिए था। हम आपसे पूछते हैं, आप ही लोग से पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, स्वच्छता। अरे कौन गंदगी फैलाता है, हम लोग लेज खाते हैं और सड़क पर उसका पैकेट फेंक देते हैं। तो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि आसपास के एरिया को हम स्वच्छ रखें। उससे फायदा किसको है, फायदा हमको है ना, हमारा स्वास्थ्य। ये क्या कहा गया है कि एक जो है स्वस्थ शरीर में ही जो है हर चीज का वास होता है। तो स्वास्थ्य के प्रति जनता को तो खुद रहना चाहिए था जागरूक, लेकिन आप देखिए ना, स्वच्छता के लिए प्रचार किया जाता है कि स्वच्छ भारत है, वो उसके बाद जो है क्या टॉयलेट वगैरह का निर्माण हुआ है। तो हम लोग तो स्वच्छता के प्रति जागरूक खुद रहना चाहिए था, हमारा परिवार को खुद रहना चाहिए था जागरूक, लेकिन नहीं रहता है तो सरकार को आना पड़ता है। तो वही बोले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि चूंकि वो सभ्यता तो बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए वाला सभ्यता था ना, तो स्वच्छता के प्रति पीछे कैसे रह जाता, स्वास्थ्य के प्रति पीछे कैसे रह जाता। बहुत सारा टर्मिनोलॉजी पढ़िएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी बताएंगे। सुनकर मन ना बिल्कुल अचंभित रह जाता है कि ये चीज आज हम इतना विकसित होने के बाद सोचते हैं, आज से हजारों साल पहले कोई आदमी हम लोग के यहाँ का सोच रहा था। तो वही चीज बता रहे हैं। एक चीज और आपको बता रहे हैं, जानते हैं हम लोग ये जो भारत के मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी वही लोग थे, हम लोग उन पर कब्जा करके रह रहे हैं। भारत के मूल निवासी के बारे में आप पढ़ते भी होंगे, इस पर बहुत मतभेद भी है, लेकिन जनरली जो भारत में लोग रह रहे हैं ना, यहाँ क्या बोला गया है कि आर्य यहाँ का मूल निवासी नहीं था, आर्य बाहर से आए थे, तो हम लोग आर्य ही है ना। तो मूल निवासी तो बेचारे वही थे और वो लोग को खदेड़ दिया हम। चलिए वो अलग चीज है, आगे विस्तार से इतिहास में पढ़ना है, मजाक में इस चीज को मत लीजिए। इतिहास में पढ़ना है और उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे आपको। बोले थे ना कि रटने का जीएस चीज ही नहीं है, एक बार समझ जाइए, वो कॉन्सेप्ट जो है ना, फैक्ट को अपने आप याद करेगा लंबे समय के लिए। तो हड़प्पाई नगरों की साफ सफाई व्यवस्था उच्च कोटि का था। घरों में बहने वाली बेकार पानी की जो नालियां से होकर बड़े नालों में भेजा जाता था, जो आज भी वर्तमान समय में देखने को मिलता है। मतलब हड़प्पाई नगर के जो मकान था, वहां का जो बस्ती में जो घर था, उसका बेकार पानी छोटे नाली के द्वारा सड़क में जो बड़े नाला का निर्माण हुआ पड़ा था, उसमें वो पानी जाता था, जो वर्तमान समय में आज नहीं देखते हैं। वो बड़ा नाला होता है, घर से छोटी नाली उसमें जाता है, तो वही चीज वहां पर भी देखा जाता था। उसके बाद वहां का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाली है ना, ढका हुआ मिलता था। आज तो वर्तमान में देखिए ना, नाली ढका हुआ मिलता है। अरे नाली का तो एक्सपीरियंस हम बताते हैं कि हम मोटरसाइकिल ले वो नाले में बरसात में घुस गए थे। काहे भाई,
तो नाली जो था ना, ऊपर से ढक्कन जो है नहीं लगा हुआ था, पानी में थोड़ी दिखाई देता है। तो लेकिन वहां का सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाली था, उसको नाली जो है बंद किया हुआ रहता था। तो उसके बहुत ही फायदा देखा मतलब कि देखा जा सकता है। एक तो देखा जा सकता है किसी तरह का इस तरह का घटना जो मेरे साथ हुआ उन लोग के साथ नहीं होगा। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि मच्छर या जो भी गंदगी में फैलने वाला जो बैक्टीरिया हो गया, विषाणु हो गया, या जो भी सूक्ष्म जीव हो गया, वो नहीं फैलेगा ना। तो नाली को हमेशा ढक कर ही रखा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाली है ना, ढका हुआ रहता था हमेशा। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार है वो सबसे बड़ी इमारत है। एक इमारत है मोहनजोदड़ो में, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो अन्नागार है। और वो अन्नागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो में है। अन्नागार इसलिए कहा जाता है उसको कि उसमें ना अन्न का भंडारण किया जाता था। जैसे पटना में कैसे गोल घर एगो है, तो वहां अन्न का भंडारण नहीं करने के लिए अंग्रेज लोग उसका बनाया था। हालांकि गोल घर जिस योजना के लिए बनाया गया था, जिस कार्य प्रयोजन के लिए बनाया गया था, उसमें वो जो बनाया था वो असफल रहा था, उसका दूसरा कारण है। लेकिन उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि ताकि उसमें अन्न का भंडारण किया जा सके। तो ये जो अन्नागार मोहनजोदड़ो का जो बना हुआ सबसे बड़ी इमारत है, यहाँ अन्न का ही भंडारण किया जाता था। उसके बाद मोहनजोदड़ो का एक और प्रसिद्ध इमारत है जिसका नाम है स्नानागार। इसमें जल की आपूर्ति के लिए बगल में कुओं का निर्माण हुआ है। इसे देखिए, बोले ना बहुत वैज्ञानिकता लिए हुए है सिंधु घाटी सभ्यता है। वहां क्या किया कि बहुत बड़ा स्नानागार बनाया गया, और स्नानागार के बगल में जो है बहुत सारा कुओं का निर्माण किया गया। काहे भाई? तो जब स्नानागार का पानी सूख जाएगा तो कुआं में से पानी लेके अब स्नानागार में जो है डाल दिया जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, स्नानागार के अंदर पहुंचने के लिए उत्तर और दक्षिण की दिशा में 2 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था, और यहां तालाब को बिटुमिनस डालकर जलरोधी बनाया गया था। जिसे आज नहीं देखते हैं, कहीं पोखर वगैरह या तालाब वगैरह रहता है तो आज तो चारों तरफ से सीढ़ियां बना हुआ रहता है, लेकिन वहां का जो स्नानागार का जो तालाब है उसका 2 तरफ से सीढ़ियां था। एक उत्तर से सीढ़ियां था, दूसरा दक्षिण से सीढ़ियां था। उसके बाद में उसका जो तालाब का जो तल है उसको बिटुमिनस से जल निरोधी बनाया गया था। क्यों बनाया गया था बताते हैं, कि पानी जो है ना सूख ना जाए। बिटुमिनस क्या होता है? बिटुमिनस ना एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे अलकतरा देखे हैं, कोलतार जो होता है अलकतरा, तो उसी तरह का पदार्थ होता है बिटुमिनस, जो जम जाता है तो उससे फिर पानी रिस नहीं पाता है। तो वही जो है बनाया गया था, मोहनजोदड़ो के स्नानागार में बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ का हड़प्पा सभ्यता का जीवन यापन देखते हैं। यहाँ का मुख्य आबादी जो है कृषि पर निर्भर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य निवासी थे वो किस पर निर्भर थे भाई? तो कृषि पर निर्भर थे। नगर नियोजन के ऊंचे स्तर के बावजूद अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती थी और वे कृषि कार्यों में संलग्न थी। मतलब नगर नियोजन का उच्च पद्धति, मतलब शहरी भी थे ना, तो हाई क्वालिटी के शहरी थे। अब फिर भी जो वहां का अधिकांश जनसंख्या है गांव में रहता था। आज देखिए ना, 4 अक्षर पढ़ लिख जाएगा और हाथ में 4 रुपया हो जाएगा, तो उसका जो मेहरारू है, उसका जो वाइफ है, उस शहर में चल जाएगी। काहे भाई? तब बेटा के पढ़ावे लगी जा रही हूँ। बेटा के पढ़ाने के लिए नहीं जाती है, सास ससुर के खाना ना बना के खिलावे पड़े, इसके चलते भाग जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ख थे, जो इतना हाई मतलब टेक्नोलॉजी उनके पास में था, शहरों का इतना हाई मतलब टेक्नोलॉजी से विकास किए हुए थे, और फिर भी अधिकांश जनसंख्या है जो गांव में रहती थी वहां पर। और कार्य क्या करती थी? तो कृषि करती थी। देखिए, हम उन लोगों को नहीं मतलब हुड आउट कर रहे हैं, या उनको जो है मतलब सेंटर कर रहे हैं, कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ, आजकल समाज में देखने को मिलता, बहुत दुख होता है मुझे पर्सनली रूप से हम कह रहे हैं, कि एक बूढ़े माँ बाप अपने बच्चे को बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो माँ बाप को छोड़कर फर्स्ट प्रायोरिटी है जो अपने वाइफ को, अपने बेटे को देते हैं।
अरे आपको समझना चाहिए ना कि जिस तरह से आप अपने बेटा को मान रहे हैं वही दुलार और प्यार आपके माँ बाप भी आपको दिए होंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने फैमिली को भी प्रायोरिटी दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नया चीज तो आप कर नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए आप माँ बाप को अपने भूल जाइए, ये कहां से तर्कसंगत प्रतीत होता है। तो खैर ये अलग चीज है, अगर किन्हीं कोई मेरे इन शब्दों से मतलब मेरे शब्द कटु लगे होंगे तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो थोड़ा समाज में देखते हैं तो बुरा लगे तो याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां की अधिकांश जनसंख्या जो है गांव में रहती है और वे कृषि कार्यों में संलग्न थी। अब आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत का निशान मिला है, लेकिन यहां जिस तरह से जुताई या उस जुताई हुई है उससे पता चलता है यहां दो अनाज एक साथ बोने की परंपरा थी। हड़प्पाई लोग हल के प्रयोग से भी परिचित थे, क्योंकि बनावली से एक हल का मॉडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि कालीबंगा से खेतों के जुताई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और वहां का जो खेतों से जुताई का साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना, तो जिस तरह से जुताई किया हुआ है खेतों का, उससे पता चलता है कि दो फसल एक साथ बोए जाते थे एक ही टाइम पे। मतलब आज कैसे दो फसल एक ही साथ बोए जाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई दलहन है और उसमें तीसी भी डाल दिया, जैसे मसूरी में तीसी नहीं देखे हैं, तीसी या मसूरी का एक साथ गांव में खेती होता है। और भी कोई दो फसल है जिसका एक साथ खेती होता है, जैसे सरसों और गेहूं को एक साथ लगा दिया जाता है। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो कालीबंगा से जूते हुए खेत का जो साक्ष्य मिला है और जिस तरह से जुताई किया हुआ है, उससे पता चलता है कि वो लोग जो हैं दो फसल एक साथ बोने की प्रक्रिया वहां पर होती थी। यहां के लोग जो हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं से, जौ से, राई से परिचित थे, लेकिन यहां का मुख्य फसल क्या था? गेहूं और जौ थे। आज कैसे गांव देहात के आदमी भात खाने पर यानी चावल खाने पर ज्यादा जोर देता है, वैसी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना, वो गेहूं और जौ पर ज्यादा ध्यान देते थे खाने पर। इसके साथ ही कुछ स्थान जैसे लोथल और रंगपुर से, गुजरात का आपका लोथल हो गया और रंगपुर ध्यान नहीं आ रहा है, तो लोथल और रंगपुर से धान के उपज का भी साक्ष्य मिलता है। मतलब लोथल से और रंगपुर से पता चलता है कि यहाँ धान का कृषि भी होता था, खेती होता था। प्रायः अनाजों का प्रयोग वे पीसकर करते थे, ठीक है ना, पीस कर करते थे। मतलब आटा चक्की गेहूं आज किसे पीस के खाते हैं, तो वैसे वो भी अनाज का प्रयोग है जो पीस के करते थे। इसका साक्ष्य हड़प्पा से मिले चक्की या सिलपट्टे से पता चलता है। ठीक है, लोथल से जो चक्की या सिलपट्टा मिला है ना, आज गांव देहात में ना जाता एक नाम दिया जाता है। जैसे बिहार से हम बिहार में बता रहे हैं कि जाता बोला जाता है। जाता किसे होता है? आटा चक्की। जैसे हर घर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दो वर्गाकार सिलपट रहेगा और उसके बीच में रख के जो है किसी भी अनाज को पीसा जाता है। तो आज ही की तरह लोथल से जो है ना वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट मिलते हैं। सोचिए ना, हम लोग उनसे कॉपी कर रहे हैं, क्या विकास किए हैं, हमसे कितना विकसित था वो समाज। चलिए आगे करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं कपास की खेती करने वाले विश्व के पहले लोग थे। इस सभ्यता के कपास की खेती का सबसे पुराना प्रमाण मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से एक लाल रंग का कपड़ा भी मिलता है। इस तरह के कपड़ा का प्रयोग भारत में आज भी होता है। ठीक है, आगे करते हैं। इस सभ्यता में पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ किन पशुओं को पाला जाता था जिसके बारे में जानकारी सामान्यतः मृद भांड मुहरों पर अंकित चित्र से पता चलता है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि वहां का किस तरह से पशुपालन यानी कौन कौन पशु को पालते थे, इसकी जानकारी हमें मृद भांड, जो चित्रित मृद भांड है उस पर जो चित्र बना हुआ है और वहां जो हड़प्पा सभ्यता से जो मुहर प्राप्त होता है उससे पता चलता है। मतलब उनका अवशेष नहीं जानवर का मिलता है, मतलब इतना हजारों साल पुराना अवशेष है
वो सर गल गया होगा, उसका साक्ष्य नहीं मिलता है। लेकिन चित्र पर, जैसे आज वर्तमान में हम लोग कोई चीज का खिलौना लेते हैं तो वही खिलौना मिलता है ना, जो मतलब अभी के समय में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हाथी मिलता है, तो हाथी अभी के समय में भी है। आपका बाघ मिलता है, कुत्ता मिलता है। तो उसी तरह से जो चित्र मुहरों पर और मृदभांड पर मिलता है, वो जानवर उस समय अवेलेबल होता होगा, तब तो उसका चित्र उस पर बनाया गया। तो उस कहने का मतलब ये हुआ कि जो पशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है वो वही चित्र से लिया जाता है, क्योंकि चित्र उस पर बना हुआ है, मतलब वो जानवर उस समय वहां पर होगा। ठीक है, आगे करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं औजार बनाते थे किस किस चीज का भाई, तो तांबे, कांसे और पत्थर के। लेकिन पत्थर के औजार का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा दिखता है। सिंध के सुक्कड़ में, सिंध के सुक्कड़ में मतलब सिंध में एक जगह है, सिंध आपका पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, तो सिंध के सुक्कड़ में इन औजारों का व्यावसायिक उत्पादन होता था, जहां से सभी जगह इसे क्या किया जाता था, भेजा जाता था। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन पढ़ने, देखिए हम बहुत डिटेल्स में आपको नहीं बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि पूरा डीपली बता रहे, कहानी भी पूरा डीपली नहीं बता रहे, शॉर्ट में ही बता रहे हैं। लेकिन ये कहानी बताने का जरूरत है, इसलिए क्योंकि आप कोरिलेट कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक जीवन, तो यह सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। इन्होंने कई ऐसे वस्तुओं का उत्पादन किया जो यहाँ उपलब्ध नहीं थे। इससे पता चलता है कि इनकी बाहरी क्षेत्रों के साथ भी संबंध थे। अब जैसे आप ही से पूछ रहे हैं, आपके घर में जो है गरीबी है, अब पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा तो आपको वहां किसी को बनाने नहीं आता है, तो पिज्जा कहां से आया होगा, दुकान से खरीद के आया होगा या अगल बगल के लोग ही दे गए होंगे। तो वैसा वस्तु का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लिया कि भारत में पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलता है, अब भारत जो है पेट्रोलियम का रिफाइनरी खोले हुए है, तो कच्चा माल कहीं ना कहीं से भारत ला रहा है, तब तो पेट्रोलियम से पेट्रोल बना रहा है, डीजल बना रहा है, या जो भी चीज है बना रहा है, एलपीजी बना रहा है। तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो जो वस्तुएं का उत्पादन हो रहा है वैसा भी वस्तुएं हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में अवेलेबल नहीं है। तो उसका उत्पादन कैसे हो रहा है भाई, तो कहीं से उसका कच्चा माल लाया गया होगा। तो यही बताना हम चाह रहे हैं कि इन्होंने कई ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जो यहाँ उपलब्ध नहीं थे। इससे पता चलता है कि इनकी बाहरी क्षेत्रों के साथ भी संबंध थे। चाहुंद्रो और लोथल मनका बनाने, मनका माने माला, मोती का माला नहीं होता, मनका मतलब मोती, तो ये मनका बनाने के लिए प्रसिद्ध था। चाहुंद्रो में ही सेल खरी की मुद्रा और माप तौल के लिए बाट का निर्माण किया जाता था। सेल खरी का मुद्रा बनता था। सेल खरी एक तरह का मुलायम पत्थर होता है जो आज भी है, तो उसी मुलायम पत्थर का जो है मुद्रा बनाया जाता था और माप तौल के लिए बाट का निर्माण किया जाता था। तो कहां था इसका कारखाना है भाई, चाहुंद्रो में था। एक अन्य स्थल बालाकोट, बालाकोट पाकिस्तान के एरिया है, तो एक अन्य स्थल बालाकोट सीपी के लिए प्रसिद्ध था। इन वस्तुओं को मकरान तट पर स्थित सुदका गैंगडोर और लोथल के माध्यम से बाहर भेजा जाता था। क्यों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरी बंदरगाह था लोथल ही था ना, और सुदका गैंगडोर ही था। तो जो वस्तुएं का उत्पादन किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यहीं से इसका जो है क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। ठीक है, हड़प्पाई लोग कई वस्तुओं का विदेशों से भी आयात करते थे, जैसे अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, मतलब विदेश से भी कोई चीज का आयात करते थे, चांदी मंगवाते थे। चांदी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता था, कहां से मंगवाते थे भाई, तो अफगानिस्तान और ईरान से। और भी कई वस्तुएं मंगाते हैं। तो यहां आपको बता दें, हम फैक्चुअल नहीं बता रहे हैं, सिर्फ थ्योरिटिकल। आगे आपको एक मतलब पूरा का पूरा जो है मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, कहां कहां से मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन चीजों का आयात होता था और कौन कौन चीजें कहां निर्यात की जाती थी, उसका अलग से एक चार्ट प्रोवाइड करेंगे आपको हम।
ठीक है। तो हड़प्पाई लोग कई वस्तुओं का विदेशों से भी आयात करते थे, जैसे अफगानिस्तान और ईरान से चांदी आदि का करते थे। इस प्रकार सिंधुवासी लोग जो हैं एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार तंत्र स्थापित किया, लेकिन विनिमय का माध्यम की जानकारी, विनिमय मतलब एक्सचेंज बताते हैं, समझाते हैं, विनिमय के माध्यम की जानकारी नहीं मिल पाती है। मतलब ये जो है एक बड़े स्तर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थापित किए, लेकिन विनिमय का माध्यम जैसे मान लीजिए कि भारत जो है अमेरिका से जो है हथियार खरीद रहा है, तो पैसा क्या चीज में पेड कर रहा है भाई, तो डॉलर में पेड कर रहा है। तो उसका डॉलर और रुपया के बीच एक संबंध है ना, कि 60 या 70 रुपया बराबर $1 है। तो मतलब कि अगर वहां का $5 किसी हथियार का दाम है, तो भारत को जो है 7×5 = 70 रुपये पर डॉलर के हिसाब से 350 रुपया पेड करना पड़ेगा। यह हुआ विनिमय। मतलब विनिमय का मतलब हुआ, विनिमय रेट का मतलब हुआ कि जिस दर पर किसी देश की मुद्रा दूसरे देश के मुद्रा के बराबर होती है या दूसरे देश के मुद्रा से बदली जाती है, उसे विनिमय दर कहते हैं। तो वही विनिमय दर सिंधु घाटी सभ्यता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो व्यापार वाणिज्य कर रहा था, लेकिन विनिमय का दर क्या था, विनिमय का माध्यम क्या था, इसके बारे में कोई भी उपलब्ध साक्ष्य नहीं है। यही कहना चाहते हैं। ठीक है। व्यापार में जल मार्ग का प्रचलन था, ज्यादा था, स्थल मार्ग से भी होता था व्यापार वाणिज्य, लेकिन जल मार्ग सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा था और इसके लिए नाव का प्रयोग होता था। ये नाव लकड़ी के बने होते थे, इस कारण इसका साक्ष्य नहीं मिल पाता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार वाणिज्य के लिए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस नाव का प्रयोग होता था, उसका साक्ष्य वर्तमान में नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? तो लकड़ी का बना हुआ है। मतलब मोटा मोटी जो है जीवन यापन किस तरह से था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो हम लोग देख चुके। अब हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन जो है ना बहुत ही साइंटिफिक है। पता है जो कब्रिस्तान बनाया जाता था, बहुत इंटरेस्टिंग है। कब्रिस्तान जो बनाया जाता था इस तरह से बनाया जाता था ना कि कब्रिस्तान का हवा जो है रिहायशी इलाकों में, मतलब जहां लोग रहते हैं वहां पे नहीं आए। अगर बाढ़ आए ना तो पहले रिहायशी इलाकों में पानी आए और रिहायशी इलाकों से पानी होते हुए जो है कब्रिस्तान में जाए। तो अब आगे देखेंगे अगले क्लास में हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना में अपना बचाव कीजिए, दूसरों का बचाव कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को जो है उन जरूरतमंद विद्यार्थियों के पास पहुंचाने का आपका नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है, पहुंचाने का कृपा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद।